Hello class 10th, good morning. Welcome to the second lecture of metals and non-metals. Students, in last term we have to discuss about metals and non-metals and their physical properties, okay, and chemical properties of metals going on. So let us complete the chemical properties of metals. The first and second chemical properties of metals you have to study, and the third properties of metal is reaction of metal with water. Okay, metals form metal oxide or metals hydroxide and H2 gas on reaction with water. यानी कि जो आपकी मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं. ओके, सी द रिएक्शन. सोडियम रिएक्ट विग्रोसली विद इवन कोल्ड वाटर. ठीक है, सोडियम जो होती है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी यानी कि पावरफुल या फोर्सफुल रिएक्शन करती है. ठीक, Na+H2O एरो NaOH+H2 ये बैलेंस करके दी गई है रिएक्शन. 2Na+2H2O एरो 2NaOH+H2. ओके, और यहाँ पर ये लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ दिस रिएक्शन इज़ ए एक्सोथर्मिक. यानी कि जिस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक होती है. तो द रिएक्शन इज़ सो vigorous and exothermic such that the evolved hydrogen catches fire. यानी कि जो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है और बहुत ही पावरफुल और फोर्सफुल एनर्जी आपकी एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी लिबरेट होती है और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर को भी कैच कर लेती है. ठीक है, सेकेंड टाइप है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायोलेंट. यानी कि जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ लेस वायोलेंट यानी कि थोड़ा सा कम पावरफुल रिएक्शन करता है. ठीक है, यानी कि Ca+2H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2. कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस. ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जो कैल्शियम है वो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स. यानी कि जो आपका कैल्शियम होता है वो मेटल सरफेस पर क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है. ठीक है, या जो आपका कैल्शियम होता है वो सरफेस पर फ्लोट करता है. क्यों फ्लोट करता है कि जब आपके हाइड्रोजन्स के बबल्स निकलते हैं तो ये जो बबल्स होते हैं बबल्स की सरफेस पर मेटल्स जो है वो फ्लोट करने लगते हैं क्योंकि वो जो मेटल्स होती है वो इसकी सरफेस पर चिपक जाती है, स्टिकिंग हो जाती है. थर्ड है आपका मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड बट रैपिडली विद हॉट बॉइलिंग वाटर. यानी कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ तो बहुत स्लो रिएक्शन देता है बट अगर हम इसको हॉट या बॉइलिंग और या स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये रैपिडली रिएक्शन शो करता है. जैसे Mg+H2O की जगह हम यहाँ पर कोल्ड ना लेकर क्या लेंगे, बॉइलिंग लेंगे. ठीक है, और ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2. मैग्नीशियम आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मैग्नीशियम भी क्या करता है, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है. यही वजह है कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो बबल्स के रूप में होती है. तो जो मैग्नीशियम मेटल्स होती है वो उस हाइड्रोजन गैस के बबल्स की सरफेस पर क्या करने लगती है, चिपक जाती है और उस पर फ्लोट करने लगती है. ओके, नेक्स्ट है आपका जिंक रिएक्ट रैपिडली ओनली विद स्टीम. जो आपका जिंक होता है ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है और ना वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है, ये केवल स्टीम के साथ रिएक्शन शो करता है. तो Zn+H2O आपको स्टीम की फॉर्म में लेना है. ये बना लेता है आपका जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस. ओके, नेक्स्ट है रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड एंड H2O. यानी कि जो सिंपल आपका आयरन होता है वो तो रिएक्ट नहीं करता है लेकिन रेड हॉट यानी कि जो आपका रेड हॉट आयरन होता है यानी कि जो गर्म होने के बाद काफ़ी गर्म हो जाता है तो उसको हम रेड हॉट आयरन बोलते हैं. वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और ये
आयरन थर्ड और सेकंड ऑक्साइड बनाता है। थर्ड और सेकंड ऑक्साइड का मतलब क्या है यहाँ पर कि सेकंड और थर्ड ऑक्साइड, यानी कि जो आयरन है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक में होती है इसकी +2 और एक में होती है +3। ठीक है, अगर आयरन +2 स्टेट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो आपका फेरो ऑक्साइड बनाता है, और अगर वो ऑक्सीडेशन 3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो यहाँ पर Fe3O4 है, तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्शंस होगी, यानी कि ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन है। ये आयरन का क्या है? मैग्नेटिक ऑक्साइड है। ओके, तो ये दो फॉर्म में रिएक्शन कर सकता है, फेरो फेरिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। Less reactive metals like copper, silver and Au do not displace H2 gas when they react with dilute acid। इसका ये मतलब होता है कि जो आपकी मेटल्स होती हैं, केवल रिएक्टिव मेटल्स, अभी आप आगे रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें जो आपकी हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स जो कि आपकी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर आपकी लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, वो जो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये आपकी जो लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी है, जैसे कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ये आपकी कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, नेक्स्ट दिया गया है, ये एक नोट पॉइंट है आपके लिए। नाइट्रिक एसिड इज हाउ एवर एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल्स। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई मेटल्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो इसका एक यही रीज़न है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो नाइट्रिक एसिड इज़ हाउ एवर एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल्स, इट ऑक्साइड्स द H2 प्रोड्यूस to water and itself get reduced to any of the oxide of nitrogen like that N2O, NO और NO2। ओके, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, बोथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ये यहाँ पर एक आपका एक्सेप्शनल केस है कि वैसे तो जो मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन ये जो दो मेटल्स हैं आपकी मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है गोल्ड एंड प्लेटिनम हैव नो एक्शंस इवन विद कंसनट्रेट HCl और HNO3। यानी कि जो आपकी गोल्ड और प्लेटिनम होती है वो भी HCl या कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि ये इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं। तो इनको एसिड के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल टाइप्स के हमें स्पेशल टाइप्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, एक्वारेजिया। Aquaresia is a freshly prepared mixture of concentrate hydrochloric acid and concentrate nitric acid in the ratio of 3:1। It means royal water in Latin। लैटिन में इसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं। तो अगर हमें गोल्ड और प्लेटिनम इन मेटल्स की रिएक्शन अगर हमें करानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो एसिड्स को, और वो दो एसिड्स कौन कौन से हैं आपके, वो एसिड्स हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इनको हम मिक्स करते हैं, और मिक्स कैसे करेंगे, इनका एक पर्टिकुलर रेशो होता है 3:1, यानी कि 3 पार्ट आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 1 पार्ट आप नाइट्रिक एसिड लेंगे। जब हमने इसको मिक्स कर दिया
तो वो बन गया आपका एक्वा रेजिया। अब ये गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इस एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और ये आपका रॉयल वाटर भी कहलाता है। इट इज़ हाईली कोरेसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ये बहुत हाईली कोरेसिव होता है। कोरेसिव का मतलब होता है कि जो मेटल को डिस्ट्रॉय कर दे। एंड फ्यूमिंग लिक्विड्स, फ्यूमिंग्स मतलब स्ट्रॉन्ग ज़्यादा। इट कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक, और ये क्या करता है, नोबल मेटल्स को अपने अंदर डिजॉल्व करता है। और नोबल मेटल्स कौन कौन सी होती हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर भी नोबल में ही आती है। बट नाइदर ऑफ दीज एसिड अलोन कैन डू सो अलोन, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक सिंगल एसिड इन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। आपको HCl और HNO3 दोनों का मिक्सचर 3:1 में लेना है एक्वारेजिया बनाना है, और यही एक्वारेजिया इन नोबल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। सिंगल एसिड इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल है यहाँ पर मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन के। सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विद डाइल्यूट HCl, जो सोडियम होती है वो पावरफुल या फोर्सफुल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करती है। लाइक दैट 2NaHCl प्लस 2NaCl प्लस H2O। सेकेंड, मैग्नीशियम रिएक्ट क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट एसिड, मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा शांत स्वभाव के साथ रिएक्शन करती है डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम से थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती है। तो Mg+2HCl MgCl2 प्लस H2। थर्ड, जिंक रिएक्ट लेस रैपिडली देन दैट ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट एसिड, अब जिंक जो है वो मैग्नीशियम से थोड़ा सा और लेस रैपिडली रिएक्शन करेगी। Zn+2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2। फोर्थ, आयरन रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl, आयरन जो है बहुत ही स्लोली यानी कि धीरे धीरे रिएक्शन करती है। तो Fe+2HCl एरो FeCl2 प्लस H2। फिफ्थ, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, कॉपर रिएक्शन नहीं करती है तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये रीज़न पीछे भी आ चुका है कि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे वाली लेस रिएक्टिव होती हैं। तो ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से और रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे होने की वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, फिफ्थ है रिएक्शन विद क्लोरीन, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल्स क्लोराइड विच आर इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी कि आयनिक कंपाउंड। जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट होती हैं, ठीक है। तो ये किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड बनाती है, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो 2Na+Cl2 बर्न किया या हीट करा तो ये NaCl बन गया, 2K+Cl2 2KCl। ओके, नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड विच आर आयनिक कंपाउंड। जो हमारी एक्टिव मेटल होती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाती है। स्टूडेंट देखो, जब कोई भी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्राइड बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बोनेट बनाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्राइड बनाएगी, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी कार्बाइड बनाएगी, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी सल्फाइड बनाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो इसलिए ये हाइड्राइड बनाती है। तो 2Na+H2 एरो 2NaH सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम का ले लीजिए Ca+H2 CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी कि अगर हम किसी दूसरे मेटल साल्ट की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ये तो हमें पता ही है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप वाली ज़्यादा रिएक्टिव होती है, नीचे वाली लेस रिएक्टिव होती है, तो सभी की जो रिएक्टिविटी होती है वो इक्वल नहीं हो सकती, और जो बीच वाली होती है उनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। द मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, यानी कि जो आपकी मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सोल्यूशन
या उसकी मोल्टन फॉर्म से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे देखो मेटल ए है ये, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये हमने एक साल्ट सोल्यूशन लिया, तो क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ साल्ट ए प्लस मेटल्स बी। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन ऑफ साल्ट ए अब क्या बन जाएगा भाई, साल्ट सोल्यूशन में से उसने बी को हटा दिया और खुद ने सोल्यूशन बना लिया, तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका सोल्यूशन ऑफ साल्ट ए और मेटल बी मेटल जो थी वो डिस्प्लेस हो गई। क्यों, ए इज़ मोर रिएक्टिव मेटल्स देन बी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आपको पता है कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर है, कॉपर तो बहुत नीचे है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन ले लिया और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की रिएक्शन हमने आयरन के साथ कराई, तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद FeSO4 बना लेता है। ठीक है, तो सिमिलरली कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है AgNO3 में से Ag को, क्योंकि जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर है और सिल्वर जो है वो कॉपर से नीचे है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से तो ज़्यादा है लेकिन आयरन से कम थी, तो इसलिए कॉपर AgNO3 में से Ag को तो डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता था ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट अब है आपकी, देखिए एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इट इज़ ए सीरीज in which the various metals have been arranged in decreasing order of their reactivity। यानी कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी मेटल को या वेरियस मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। ओके, ए पार्ट ऑफ दिस सीरीज इज एज शोन बिलो। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली आ रही हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, यानी कि हम जिसको मोस्ट रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं, वो होगी आपकी पोटेशियम। अब ये जो हाइड्रोजन से नीचे वाली हैं ये ऊपर वाली से बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाली तो लीस्ट रिएक्टिव होती है। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी होती हैं वो वाटर या एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन से जो नीचे वाली होती हैं ये वाटर या एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी कंटिन्यू डिक्रीज कर रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए द मेन पॉइंट्स ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सीरीज के पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है द हाइयर द पोजिशन ऑफ द मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज द मोर विल बी इट्स रिएक्टिविटी। यानी कि जिस मेटल की इस सीरीज में पोजीशन सबसे ज़्यादा हाई होगी, यानी कि ऊपर की साइड होगी, वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो सबसे ऊपर मेटल कौन सी थी, पोटेशियम। तो पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। सेकेंड, इन द सीरीज एनी मेटल कैन डिस्प्लेस द मेटल लेइंग बिलो इट फॉर्म इट्स साल्ट सोल्यूशन। यानी कि इन सीरीज एनी मेटल्स कैन डिस्प्लेस द मेटल्स लेइंग बिलो, यानी कि कोई भी मेटल इस सीरीज़ में कोई भी मेटल्स अपने से नीचे वाली मेटल्स को उसके साल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है और खुद उसका साल्ट सोल्यूशन बना लेती है। जैसे अभी आपने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पर भी है एक एग्जाम्पल देखो, जिंक कैन डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuSO4। अब जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और उसमें जिंक को डाल दिया, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद साल्ट सोल्यूशन बना लिया। ओके, थर्ड, the metals laying above hydrogen are more electropositive while the metals below are less electropositive than hydrogen। जो हमारी हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इसलिए वो एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और ये वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट, मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बट द मेटल्स लेइंग बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट। ये अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कैन नॉट बी रिड्यूस बाय H2CO और C।
यानी कि जो आपकी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स में पर्टिकुलरली कुछ को हमने अलग कर लिया है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा रिड्यूस नहीं होते, जबकि बाकी के हो जाते हैं, जैसे जिंक का हो जाता है, आयरन का ऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर का भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो कुछ के रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती हैं वो नहीं होते। ऑक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ HgAgAu डिकम्पोज टू गिव द मेटल्स ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड। अगर हम मरकरी, सिल्वर और गोल्ड इनके ऑक्साइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और हमें मेटल मिल जाती है। 7th, मेटल्स बिलो कॉपर डू नॉट कॉरेड ईजिली। जो मेटल्स कॉपर से नीचे होती हैं वो ईजिली से डिस्ट्रॉय नहीं होती। कॉरेड का मतलब डिस्ट्रॉय या ईटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ से आपका नॉन मेटल्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मेटल्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर्स, एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस। ब्रिटल का मतलब जो टूट जाते हैं बिटन करने पर। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल्स, यानी कि हम इनके वायर्स नहीं बना सकते। थर्ड, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में इनके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। फोर्थ, नॉन मेटल्स आर नॉन लग्जर्स डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन लग्जर्स होते हैं और डल होते हैं, हम इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके एक्सेप्शनल केस में एक आता है आयोडीन। आयोडीन जो है वो लग्जर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिफ्थ है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं नॉन, और लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इनकी। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये बहुत वीक होते हैं, हम इनका कुछ भी जब फॉर्मेशन करते हैं तो ये एकदम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट ए रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी हो सकती हैं रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आर सॉलिड, ब्रोमीन इज ए लिक्विड, while hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, helium, argon, neon, xenon, krypton and radon exist in gaseous state. 7th, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आपकी सॉफ्ट होती हैं, एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस। ओनली वन नॉन मेटल्स, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं आपकी वो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है, वो है आपका डायमंड। ये डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो डायमंड को छोड़कर बाकी सब सॉफ्ट होते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नो। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं सभी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन केवल ग्रेफाइट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज़ लो होती है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं सब। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स कैसी होती है? सोनोरस होती हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपकी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे, और इन टॉपिक्स के बेस पर कुछ मैंने प्रैक्टिस वर्क तैयार किया गया है, उसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएंगी, और वो प्रैक्टिस वर्क आपको अपनी नोटबुक में डाउन करना है, ठीक है। और उस प्रैक्टिस वर्क में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।